जय हिंद। आज अपन कक्षा 6 जो अपने चैप्टर चला है, चैप्टर नंबर 3 संख्याओं के साथ है खेलना। इसमें अपने अभी तक भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या, सम संख्या और विषम संख्या, इनके बारे में हमने अच्छे से चर्चा की थी पिछले वीडियो में। अभी अपन क्या कर रहे हैं, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, इनके ऊपर जो अपने क्वेश्चंस है 3.2 अपनी एक्सरसाइज 3.2 है, प्रश्नावली 3.2, इसके अपन प्रश्न हल करेंगे, है ना। तो अभी सबसे पहले आपके पास क्या होनी चाहिए, आपके पास अपनी किताब होनी चाहिए और साथ में क्वेश्चंस को हल करने के लिए आपके पास अपनी कुछ सामग्री होनी चाहिए, है ना। तो अगर आपने सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, भाज्य, अभाज्य या ये आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो तो सबसे पहले आपको बाकी के इस चैप्टर के पीछे की वीडियो देखनी चाहिए ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है यदि वे दोनों, अब पहला पार्ट ए दे रखा है, विषम संख्याएं हो या बी सम संख्याएं हो। देखो हमें क्वेश्चन नंबर 2 बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 कि कोई हमें दो संख्याएं दी गई है और हमें यह बताना है कि उन संख्याओं को जब अपन जोड़ते हैं यानी कि योग करते हैं तो उनका योग, इसका पहला पार्ट है विषम होता है, यानी कि दो संख्या अपने को कौन कौन सी लेनी है। अपना क्वेश्चन क्या है, अपना प्रश्न ये है कि दो संख्याओं का योग एक सम संख्या होती है, है ना। ये अपना क्वेश्चन है। देखो ना, रुको, दो संख्याओं का योग सम है या विषम है, ये अपन को बताना है कि अगर अपन दो संख्याओं को जोड़ते हैं तो सीधी सी बात है यार, जोड़ेंगे दो संख्याओं को अगर अपन जोड़ेंगे तो या तो सम संख्या आएगी या फिर विषम संख्या। लेकिन वो दो संख्याएं कौन कौन सी है, पहला जब दोनों संख्याएं क्या हो, जब दोनों संख्याएं विषम हो तब। अब देखो हमने दो संख्या ली, जब वो दोनों संख्याएं विषम संख्या है तो उनको जोड़ने पर हमारे पास कौन सी संख्या आएगी, सम आएगी या फिर विषम, ये अपन को बताना। तो देखो सबसे पहले आप दो विषम संख्याएं ले दो, तो मैंने कहा सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, 1। उसके बाद में विषम संख्या 3। जब अपन 1 और 3 को जोड़ते हैं तो क्या आता है, 4। और ये 4 एक क्या है, सम संख्या है। ये इतना आपको नहीं लिखना, आपको तो सीधा ही लिखना सम संख्या, लेकिन आपको समझना है इसका आंसर क्या आएगा, जब दोनों संख्याएं विषम हो तब उनका योग सम संख्या होता है। अब कैसे होता है वो आपको देखना है, कौन सी संख्या आई, सम संख्या। अब हमने अगली विषम संख्या जोड़ी 3 और 3 के आगे विषम संख्या कौन सी है, 5। जब अपन 3 और 5 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 8। 8 भी एक क्या है, सम संख्या है। फिर अपन 5 और अगली विषम संख्या 7, 5 और 7 को जोड़ते हैं तब भी क्या है, ये 12 एक सम संख्या। अब जरूरी नहीं आप ऐसे जोड़ो, आप 7 और 5 को 5 3 और 7 को भी जोड़िए। देखो 3 और 7 और 3 दोनों विषम संख्या है और इनको जोड़ते हैं तो कितना आता है, 10, जो कि क्या है, सम संख्या है। ये भी क्या है, सम। आप 5 और 3 को जोड़ो, ये देखो 5 और 3 को जोड़ रखा है ना। 7 और 1 को जोड़ दो, 7 और 1 दोनों विषम संख्या है और इनका योग क्या आएगा, 8। यानी कि जब अपन दो विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो उनका योग हमेशा ही क्या आएगा, सम संख्या आएगा। ये हमने यहाँ से देखा। तो यहाँ पे आप लिख दो, जब दोनों संख्याएं विषम हो तब उनका योग विषम आएगा या सम आएगा, सम आएगा। तब उनका योग सम संख्या आएगा। ठीक है, तो उसका योग
दो संख्याओं का योग सम होगा कब? जब दोनों संख्याएं क्या हो? विषम हो। ये अपना पहला। अब बी क्या रहा है कि दो संख्याओं का योग सम आएगा या विषम, जबकि वो दोनों संख्याएं क्या हो? जब दोनों संख्याएं सम हो तब। अभी हमने क्या किया? अभी हमने सम और विषम, दो विषम संख्याओं को जोड़ा, और जब दो विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो उनका योग क्या आता है? हमेशा सम आता है। अब अपन क्या कर रहे हैं? दो सम संख्याओं को जोड़ रहे हैं, तो सबसे छोटी सम संख्या 2, और दो सबसे छोटी सम भी है और साथ में अभाज्य भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब 2 और 2 के बाद में सम संख्या कौन सी आती है? 4। 4 और 2 कितना होता है? 6। अगली सम संख्या देखो आती है 6, और 4 भी एक सम संख्या है, तो इसका योग कितना आता है? 10। आप कोई भी सम संख्या उठाओ, जैसे कि मान लो मेरे को पता है एक सम संख्या होती है 8, एक सम संख्या होती है 12, 8 और 12 को जोड़ते हैं तो 20। मेरे को पता है एक संख्या होती है 26, 26 एक सम संख्या है, और मेरे को ये भी पता है कि 28 भी एक सम संख्या है। तो आप 26 और 28 इनको जब आप जोड़ोगे तो 20 और 20 40, 40 और 8 48, 48 और 6 54, ये भी एक क्या है? 54। ये भी क्या है? एक सम संख्या। यानी कि जब अपन सम संख्याओं को जोड़ेंगे, दो सम संख्याओं को, तब भी उनका योग कितना आएगा? सम संख्या ही आएगा, सम संख्या आएगा। यानी कि यहां से अपन को क्या देखने को मिला कि जब अपन दो विषम संख्याओं को जोड़े तब भी उनका योग सम संख्या आता है, अगर हम दो सम संख्याओं को जोड़े तब भी उनका योग क्या आता है? सम संख्या ही आता है। तब भी उनका योग एक सम संख्या आता है, एक सम संख्या आएगी या आती है, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बताना है? सत्य है या असत्य। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। अब पहला है 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। पहला क्या दे रखा है? 3 विषम संख्याओं का योग, 3 विषम संख्याओं का योग क्या होता है? सम होता है। बताओ ये कथन सत्य है या असत्य? तो 3 विषम संख्याओं को जोड़ के देख लो, 3 विषम संख्याओं का योग सम संख्या होता है। तो देखो जोड़ते हैं, 3 विषम संख्या ली मैंने, 1 3 और 5। बताओ तीनों विषम संख्या है क्या? हाँ है। तो इनका योग कितना हुआ? 5 और 3 8, 8 और 1 9। तो बताओ 9 एक सम संख्या है क्या? नहीं है। देखो यही है ना कि 3 विषम संख्याओं का योग एक सम संख्या होता है, तो 9 तो सम संख्या नहीं है, तो यहीं पे गलत हो गया। ये कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। क्योंकि जब भी कोई कथन होता है वो सबके लिए लागू होना चाहिए। यदि एक पर भी लागू नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि ये कथन क्या है? गलत है। अगर अपन कोई भी नियम बनाते हैं, कोई भी रूल बनाते हैं, तो वो रूल है, वो जो कथन वो कहना चाह रहा है, जो नियम वो बताना चाह रहा है, वो नियम सब पर लागू होना चाहिए, तभी वो नियम कहलाता है, नहीं तो काहे का नियम, है ना। तो हमने ये यहाँ पे 2 फैक्ट ऐसे देख लिए, ये 2 नियम ही है कि आप कोई भी 2 विषम संख्या उठाओ और उनको जोड़ो, तो जोड़ने पर उनका योग हमेशा क्या आएगा? सम संख्या आएगा। ये फैक्ट बन गया। अब ये क्या बन गया? एक नियम। इसमें अब कुछ भी सोचने विचारने की जरूरत ही नहीं है। 2 सम संख्या दिखी, उनका योग भी क्या आएगा? सम आएगा। 2 विषम संख्याओं का योग भी क्या आएगा? सम आएगा। लेकिन यहाँ पर अपने पास क्या है कि 3 विषम संख्याओं का योग क्या, एक इसमें कथन क्या है कि 3 विषम संख्याओं का योग सम संख्या होता है, लेकिन यहाँ पर तो सम संख्या नहीं आया, इसलिए कथन क्या हो गया? असत्य। एक में और करके देख लो। देखो, और इनके अलावा कोई 3 विषम संख्या लो, जैसे कि 7 भी एक क्या है? विषम संख्या। 9 भी एक क्या है? विषम संख्या। 11 भी एक क्या है? विषम संख्या। तो 3 विषम संख्या को जोड़ेंगे तो 11 और 9 20, 20 और 7 27, 27 भी एक क्या है? विषम संख्या है। तो ये कथन ऐसे सही होता कि 3 विषम संख्याओं का योग हमेशा क्या होता है? विषम संख्या ही होता है। तो ये कथन क्या है? असत्य। असत्य क्यों है? ये देखो, ये रहा कारण, क्योंकि हमने करके देखा है कि 3 विषम संख्याएं
को जोड़ेंगे। अरे बताओ, 3 संख्या ले रहे हैं, कितनी संख्या ले रहे हैं? 3। 3 खुद क्या है? 3 खुद क्या है? एक विषम संख्या है। तो जब 3 विषम संख्या है तो 3 संख्याओं को जोड़ेंगे तब भी क्या आएगा? विषम। 2 क्या है? एक सम संख्या है, तो 2 अंकों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगी? सम ही आएगी। ठीक, तो ये कथन क्या हो गया? असत्य, क्योंकि 3 अब इसमें इनमें से कोई एक उदाहरण लिख दो। 3 विषम संख्याओं 1, 3 व 5 का योग 9 है। भाई असत्य है तो रीजन भी होना चाहिए ना, कारण भी बताओ कि क्यों है। तो आप सारे कारण तो लिखने से कोई भी एक कारण लिख दो इनमें से। असत्य कथन है ये। क्यों? क्योंकि 3 विषम संख्याएं 1, 3 व 5 का योग कितना है? 9 है। जो अब 9 है, जो कि एक क्या है? विषम संख्या है, जो कि विषम संख्या है। अतः हम ये कह सकते हैं, ये कथन कैसे असत्य है? क्योंकि 3 विषम संख्याओं का योग सम नहीं होता है। क्या होता है? विषम संख्या होता है। तो पहला कथन असत्य हो गया। दूसरा देखो, 2 विषम संख्या और 1 सम संख्या का योग सम होता है। इस बार अपने पास क्या है? बी अपना कौन सा पार्ट है? बी ये कह रहा है कि 2 विषम संख्या और 1 सम संख्या का योग सम होता है। तो देखिए होता है क्या? अपन तो करके देखेंगे ना, ऐसे तो कैसे पता चलेगा? क्या कि 2 सम संख्या, तो कोई भी 2 सम संख्या उठाओ कि 2 और 4, ये 2 सम संख्या है। यदि 1 पर भी लागू होता है तो अपना कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, है ना। 2 और 4 दोनों सम संख्या, अब इनके साथ एक विषम संख्या जोड़ो 1, यानी कि हमारे पास 2 तो कौन सी संख्या हो? सम संख्या। 1 क्या हो? विषम संख्या। उनको जोड़ने पर हमारे पास क्या प्राप्त होता है? बोला कि सम होता है। तो देखते हैं सम आता है क्या। 2 और 4 कितना होता है? 2 और 4 6, 6 और 1 7, 7 क्या है? विषम। तो ये कथन क्या हो गया? ये क्या दिखा? और कथन गलत पढ़ लिया हमने, है ना। कथन क्या है? कथन ये है कि 2 विषम संख्याएं और 1 सम संख्या। 2 विषम संख्या, तो 1 और 3 ये ले ली 2 विषम संख्या, इनके साथ 1 सम संख्या, तो ये ले ली 1 सम संख्या। तो ये दोनों, ये तो क्या है? 1 और 3 विषम संख्या है और 2 क्या है? सम संख्या। तो जब हमारे पास 2 तो क्या हो? विषम संख्या और 1 क्या हो? सम संख्या, तब उनको जोड़ने पर हमारे पास क्या आता है? तो देखो 3 और 2 5 और 1 6, जो कि एक क्या है? सम संख्या है। तो ये कथन क्या हो गया? सत्य हो गया। क्योंकि जब अपन 2 विषम संख्या और 1 सम संख्या को जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आती है? सम संख्या। कोई और उठाइए, देखो 2 विषम संख्या ली हमने, 5 और 7 दोनों विषम संख्या है, इसके साथ मैंने जोड़ दिया सम संख्या 4 को। ये देखो ये दोनों विषम संख्या है, ये सम संख्या है। तो 5 और 7, 7 और 5 कितना हो गया? 7 और 5 12, 7 और 5 कितना हो गया? 12, 12 और 4 16, 16 भी क्या है? सम संख्या है। इसलिए कथन क्या हो गया? सत्य। सत्य, ठीक है। अतः हमें क्या पता चला कि जब अपन 2 विषम संख्या और 1 सम संख्या को जोड़ते हैं तो हमारे पास कौन सी संख्या प्राप्त होती है? सम संख्या ही प्राप्त होती है। तीसरा बोलो, तीसरा क्या बोल रहा है? कि 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। अब अपने को क्या करना है? गुणा करना है। किनका? 3 विषम संख्याओं का। तो देखो 1 3 5, बताओ तीनों विषम संख्या है क्या? अब की बार हमें क्या करना है? गुणा करना है। तो देखो 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, फिर 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 13 15, ठीक है। और करके देखो, देखो अब की बार हमने ले ली 3 5 और 7, है ना। देखो 1 को किसी भी संख्या के साथ गुणा करते हैं तो वापस वही संख्या आ जाती है। तो जब हमने 3 को 1 से गुणा किया तो 3 आया, फिर 3 को 5 से गुणा किया तो क्या आया? 15। अब देखो 5 को 3 से करेंगे 15 और 15 7 105, 15 7 105। 105 भी क्या है? एक विषम संख्या है, एक विषम संख्या है। तो क्या बोला तीसरा कथन? तीसरा कथन ये बोलता है कि जब अपन 3 विषम संख्याओं का गुणा करते हैं, गुणनफल करते हैं, तो हमारे पास सदैव एक विषम संख्या आती है। तो विषम संख्या आ रही है तो ये कथन भी क्या है? सत्य कथन है। ये कथन भी क्या है? सत्य। अगला देखो डी, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए
तो भागफल सदैव विषम होता है। यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। यह कथन असत्य है। यह कथन क्या है? यह कथन है असत्य। देखो, यह कथन क्या है? असत्य। क्योंकि जब अपन सम संख्याओं में भाग देते हैं तो हमने सम संख्याओं की परिभाषा ये लिखी, वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है सम संख्या कहलाती है ना। तो जिसमें भाग पूरा पूरा जाता है, तो हमने कल देखा था जिस संख्या में भाग पूरा पूरा जाता है तो शेषफल क्या बचता है? 0 बचता है। तो 0 न तो सम है और न ही विषम है। तो ये कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। तो यहाँ पे कारण लिखो, क्योंकि देखो हम सत्य में कारण क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि जो कथन सत्य हो गया तो वो कथन लिखा हुआ है कि भाई हाँ भाई ये बात सही है, हमने चेक करके लिख रखी है। जब हम असत्य लिखते हैं ना तो हमें रीजन पता होना चाहिए कि असत्य है तो क्यों है ना। सत्य है तो हमने वो कथन तो लिख ही रखा है कि भाई हम करके देख लेंगे तो ये क्या है? सत्य। या आप इनमें भी कोई भी उदाहरण लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन असत्य जब भी आप करो तो उसमें आपको रीजन देना जरूर है ना। देखो ये कथन क्या है? असत्य। क्योंकि सम संख्याओं में, या फिर देखो इसका रीजन आप 2 तरीके से लिख सकते हो। हमने देखो सम संख्या की 2 परिभाषा लिखी थी। हमने कहा था कि वे संख्याएं जो 2 का गुणज होती है, वे संख्याएं जो 2 का गुणज होती है सम संख्याएं कहलाती है। अब जो संख्या 2 का गुणज है इसका मतलब क्या है? उस संख्या का 2 गुणनखंड है और गुणनखंड का उस संख्या में क्या जाता है? भाग पूरा पूरा जाता है। और भाग पूरा पूरा जाने पर शेषफल हमेशा क्या बचता है? 0। क्योंकि सम संख्याओं में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। पूरा देखो इस 2 का मतलब क्या है? पूरा पूरा, है ना। ये शॉर्ट है। देखो पूरा पूरा चाहे तो आप ऐसे लिखो, या इसकी जगह आप क्या लिख दो? पूरा 2 बार, है ना। पूरा पूरा जाता है और शेषफल क्या बचता है? 0। तथा शेषफल शून्य होता है। शून्य प्राप्त होता है, जो कि अब शून्य न तो विषम और न ही सम प्राप्त होता है, जो कि न तो सम है और न ही विषम। जो कि न तो सम है और न विषम। ये हमारा क्या हो गया? डी असत्य है। कथन क्या था कि सम संख्या, है ना, जब हम सम संख्याओं में 2 का भाग देते हैं तो शेषफल क्या होती है? विषम संख्या प्राप्त होती है। तो हमने कहा कि जो भी सम संख्याएं होती है, क्योंकि सम संख्याओं की हमने डेफिनेशन ये लिखी कि जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, या फिर इस डेफिनेशन को अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, वे संख्याएं जो 2 का गुणज होती है विषम संख्याएं कहलाती है। अब जो संख्या 2 का गुणज है इसका मतलब 2 उस संख्या का गुणनखंड भी है और गुणनखंड का संख्या में पूरा पूरा भाग जाता है जिस संख्या का वो गुणनखंड। और भाग अगर पूरा पूरा जा रहा है तो हमें शेषफल क्या प्राप्त होता है? हमेशा शून्य प्राप्त होता है। और शून्य न तो सम है और न ही विषम। सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। ये कुछ आपको फैक्ट ध्यान में रखने हैं। ई अगला देखो, ई कहता है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। तो ये कथन तो अभी मैंने बोल दिया असत्य हो गया, है ना। ये कथन क्या हो गया? असत्य। ये बोल रहा है कि सभी अभाज्य संख्या क्या है? विषम है। जबकि हम तो कहते हैं, अभी मैंने क्या बोला कि 2, क्योंकि 2 अभाज्य संख्या होते हुए भी, अभाज्य संख्या होते हुए भी क्या है? 2 सम संख्या है। सम संख्या है।
तो सबसे छोटी सम संख्या और अभाज्य संख्या दो ही है। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है और दो सबसे छोटी सम संख्या भी है। फैक्ट क्या बोला, ये कथन ये बोला कि सभी अभाज्य संख्याएं सम संख्या होती है। तो हमने कहा नहीं, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि दो अभाज्य संख्या भी है लेकिन अभाज्य संख्या के साथ क्या है, सम संख्या है। तो ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। आगे देखो, एफ, अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते, तो ये कथन तो सरासर गलत है। ये कथन क्या है, बिल्कुल ही गलत है, असत्य। ये कथन क्या है, असत्य। क्यों, क्योंकि एक, आप चाहे अभाज्य संख्या हो चाहे भाज्य संख्या हो, एक ही ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं का गुणनखंड होती है ना। एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, चाहे कोई भी संख्या ले लो आप, एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता ही होता है। कल हमने बात की थी ना, एक सभी के साथ होता है, लेकिन जब एक की बारी आती है ना तो इसके पास और कुछ भी नहीं होता है? एक सभी के साथ खड़ा रहता है, लेकिन जब एक का गुणनखंड करते हैं तो इसके पास ये खुद के अलावा और कोई भी नहीं बचता है। मतलब एक का गुणनखंड केवल और केवल एक ही होता है। और ये एक, ये सभी संख्याओं के गुणनखंड का 2, 3, 4, 5 कितनी अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी का गुणनखंड में एक होता ही होता है। तो एक सभी का है, एक का कोई नहीं है ना। ये कलयुग है, असत्य। क्योंकि अभाज्य संख्याओं के दो गुणनखंड तो होते ही हैं। कितने गुणनखंड, दो गुणनखंड होते हैं। बोले सर दो गुणनखंड कौन से, आप तो एक की बता रहे हो कि एक है जो सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, लेकिन वह जो संख्या है, जिस संख्या की अपन बात करें, चाहे वो भाज्य हो, अभाज्य हो, सम हो, विषम हो, जिस संख्या के अपन गुणनखंड के बारे में बात करें, वो संख्या स्वयं भी स्वयं का एक क्या होती है, गुणनखंड होती है। अरे भाई, खुद को स्वयं तो स्वयं का साथ देता ही है। हाँ? अपने पैर पे कुल्हाड़ी कौन मारता है, कोई नहीं मारता है। ठीक है, तो इस अभाज्य संख्या के दो गुणनखंड हो गए, कौन कौन से, एक व स्वयं वही संख्या, कौन सी संख्या, जिसका अपन गुणनखंड कर रहे हैं। तो ये कितने गुणनखंड हो गए, दो गुणनखंड हो गए। अभाज्य संख्याओं के भी गुणनखंड होते हैं, बस दो ही होते हैं, एक तो एक और एक स्वयं वो संख्या, इसके अलावा और कोई भी गुणनखंड नहीं होते। जबकि भाज्य संख्याओं के बहुत सारे गुणनखंड होते हैं, इसीलिए तो वो भाज्य संख्या नहीं। आगे देखो भाई, जी बताइए जी, दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। तो देख लेते हैं भाई, हम तो करके देखेंगे। दो अभाज्य संख्या, तो दो अभाज्य संख्या लो भाई, देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, जब 2 और 3 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 5 अभाज्य संख्या है भाई। तो ये कथन क्या हो गया, ये कथन सत्य हो गया। और करके देख लो, दो अभाज्य संख्या 7 और 9, बताओ कितना हो गया, 7 और 9 हो गया। देखो नहीं, 9 अभाज्य संख्या का, 9 तो भाज्य संख्या आ गई है ना, ये तो गड़बड़ हो गया। 7 और 11 ये दोनों क्या है, 7 और 11 अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या को जब अपन जोड़ते हैं तो कितना आता है, 18 आता है, जो कि नहीं। कथन क्या है भाई, कथन है दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। अच्छा, सम, दो अभाज्य संख्या, ये क्या है, दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। दो अभाज्य संख्याएं, तो हमने 2 ले लिया और 3 ले लिया, ये क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, और इनका योग क्या है, 5। तो ये क्या है, ये विषम है। तो सम तो नहीं आया,
एक ही विषम आ गया। अब यहाँ पे देखो सम भी आ रहा है, 7 और 11 को जोड़ते तो 18 आता है। 18 क्या है? 18 एक सम संख्या है क्योंकि ये 2 का गुणज है ना। लेकिन यहाँ पे तो देखो, यहाँ पर तो नहीं आया ना सम। मैंने अभी बताया यदि कोई कथन सही है तो वो हर जगह पर सही होना चाहिए। अगर एक जगह भी गलत हो गया तो फिर वो गलत ही है। चोरी चाहे 1 रुपए की हो चाहे फिर करोड़ रुपए की हो, वो चोरी ही होती है। तो यहाँ पर ये क्या आया? 7 और 11 को जोड़ने पर तो सम संख्या आ रही है। ये 7 और 11 दोनों अभाज्य संख्या भी है और इनका योग भी कितना आ रहा है? 18। इस पे तो ये रूल बैठ रहा है। लेकिन 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, इनका जोड़ योग कितना आ रहा है? 5। लेकिन ये क्या है? ये एक विषम संख्या है। तो ये कथन क्या हो गया? गलत। देखो और देखो, 3 और 5 8, इसका भी सम आ रहा है ना। फिर आगे देखो 5 और 7 दोनों अभाज्य संख्या और इनका योग कितना आया? 12, ये भी सम आ रहा है। केवल यहीं पर ही सम नहीं आ रहा है। ये भी विषम आ सकते हैं, कुछ जरूरी नहीं। लेकिन हमें तो ये पहले शुरुआत में क्या मिल गया? विषम मिल गया। तो ये कथन तो क्या हो गया? असत्य। हमें तो असत्य बताना है और असत्य बताने का कारण अब लिख देंगे कि जब अपन 2 और 3 जो कि अभाज्य संख्याएं हैं और इनको जब हम जोड़ते हैं तो भैया इनका योग विषम संख्या आता है। असत्य। ये कथन क्या हो गया? ये कथन हो गया असत्य। क्यों? क्योंकि 2 व 3 और ये दोनों क्या है? अभाज्य संख्या। 2 व 3 इन दोनों अभाज्य संख्याओं का योग, अभाज्य संख्याओं का योग अभाज्य संख्याओं का योग क्या है? विषम है। जबकि अपन को चाहिए क्या? सम चाहिए। ये कथन क्या हो गया? असत्य कथन हो गया। ठीक है, आगे देखो H केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है। केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या। सही है भाई, हमने अभी अभी देखो यहाँ पे लिखा क्योंकि 2 अभाज्य संख्या होते हुए भी सम संख्या है। ये कथन असत्य क्यों था? ये कथन इसीलिए असत्य था क्योंकि इसने कहा था कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है। तो हमने कहा नहीं, ये कथन गलत है क्योंकि 2 अभाज्य संख्या भी है और अभाज्य संख्या के साथ सम भी है। तो अभी तो ये पूरा फैक्ट ही आ गया कि 2 अभाज्य संख्या होते हुए भी सम है। देखो ये फैक्ट है, केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या यानी कि सम भी है और साथ में अभाज्य भी है। तो ये कथन क्या हो गया? ये सत्य हो गया अपना कथन, ये सत्य। अगला क्या बचा? HI। ये क्या है? सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या होती है। गलत हो गया ये तो। ये क्या हो गया? गलत। क्या कथन क्या बोला कि सभी सम संख्याएं भाज्य होती है। लेकिन यहाँ पे देखो 2 सम संख्या होते हुए भी क्या है? अभाज्य है। तो ये कथन क्या हो गया? असत्य। ये कथन क्या हो गया? असत्य। और इसका रीजन कहाँ है? ये रहा, क्योंकि 2 सम संख्या होते हुए भी क्या है? अभाज्य। अगला देखो J। 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। तो करके देखते हैं। 2 संख्याओं का, यहाँ पे करता हूं, देखो यहाँ पर 2 सम संख्याओं का गुणनफल, 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव क्या होता है? सम होता है। तो करके देखो, मैंने सम संख्या ली 2 को गुणा किया दूसरी सम संख्या 4 से, कितना आया? 8। मैंने सम संख्या ली 4, अगली सम संख्या ली 12, दोनों बार सम संख्या है तो 12 चौके 48, ये भी क्या है? सम। तो हमें एक सत्य हो गया, फिर नो टेंशन, है ना। तो अतः ये कथन क्या है? सत्य है। ये कथन क्या है? सत्य है। ये लो, यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। और अपनी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन कितने हैं? क्वेश्चन है 12। तो शायद एक वीडियो में तो वीडियो लंबा हो जाएगा, बनाना तो पॉसिबल है, इसलिए हो सकता है इसके आपको कितने पार्ट मिले? इसके आपको 2 पार्ट मिले। 6 क्वेश्चन एक पार्ट में और 6 क्वेश्चन एक पार्ट में। ठीक,
चलो भैया क्वेश्चन नंबर 3, संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं। सही बात है भाई, 13 अभाज्य संख्या और 31 भी अभाज्य संख्या है। इन दोनों संख्याओं में दो अंक 1 और 3 है। 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। अच्छा ठीक है, देखो ये क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमारे पास दो अभाज्य संख्या 13 और 31 और ये दोनों 1 और 3 से मिलकर बनी हुई है। 1 और 3 से मिलकर के बनी हुई है ना। तो हमें 100 तक ऐसी अभाज्य संख्याओं के बारे में लिखना है जो ऐसे ही दो अंकों से मिलकर के बनी हो, जिनको उल्टा करने पर नई संख्या मिल जाए, और वो संख्या भी कौन सी हो, अभाज्य संख्या। तो देखो ऐसी पहले लिख लो ऐसा कौन सा होता है जोड़ा, ऐसा जोड़ा होता है देखो 79 और 79 को उल्टा करते हैं तो 97। बताओ ये दोनों अभाज्य संख्या है क्या, ये दोनों अभाज्य संख्या है क्या, तो ये दोनों अभाज्य संख्या है। तो ये देखो एक युग्म तो ये हो गया, पहला ये हो गया कि ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या, और मिले हुए किन किन से, 7 और 9 से मिलकर के बने हुए हैं। और दूसरा युग्म बताओ, देखो 17 और 71, ये 1 और 7 से हमें देखो ये यहाँ पे जो हम युग्म ये ले रहे हैं ना, ये अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ऐसे तो बहुत सारे, ऐसे तो देखो 6 नहीं, इसको छोड़ो, देखो 36 63, तो ये किससे मिलकर ये बना हुआ है, 3 और 6 से, है ना, 3 और 6 से मिलकर बना हुआ है। 3 और 6 ऐसे लिखा तो 36 और इसको उल्टा कर दिया तो 63। लेकिन ये दोनों क्या है, ये दोनों भाज्य संख्याएं हैं, और हमें कौन सी संख्या लिखनी है, हमें अभाज्य संख्याएं लिखनी है। तो बताओ ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है, और ये किस किस की मिलकर बनी हुई है, 1 और 7 से। और कुछ 33 तो भाज्य संख्या है, और कुछ तो ऐसी संख्याओं को लिखते हैं जो ऐसे उल्टा करने पर बन जाती है। जैसे 29 को घुमाते हैं तो क्या बनता है, 92। लेकिन ये अभाज्य है, लेकिन ये क्या आ गई, भाज्य आ गई। हमें दोनों संख्याएं क्या लेनी है, अभाज्य लेनी है। तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं, लेकिन उनको उल्टा करने पर दोनों क्या होने चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। तो अपन क्या ले ले, 37, इसका उल्टा 73, ये देखो ये आ गया। 37 भी एक अभाज्य है और ये भी क्या है, अभाज्य है। तो ये किन से मिलकर बनी है, 3 और 7 से मिलकर के बनी है। और ऐसे आप थोड़ा दिमाग पे थोड़ा सा ऐसे जोर डालोगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। और देखिए आप लिख लेना, है ना, अपने 3 लिख लिए। एक और सोचते हैं, एक और जैसे 33 भी भाज्य है, 17 लिख दिया। और क्योंकि 9 से पहले तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि 2 अंकों की लेनी है ना, दो अंक लेने, और 2 अंकों को अगर हम जोड़ेंगे तो 2 अंकों की संख्या बनेगी 11 को उल्टा करेंगे, क्या कोई दिक्कत नहीं। 13 यहाँ पे आ ही गया। फिर 14 भाज्य है, 15 16 17 ले लिया, 18 19 20 19 देखो है भाज्य है, लेकिन 91 क्या है, भाज्य है, क्योंकि 91 में 13 का भाग जाता है। और हमने अभाज्य संख्या का क्या दिया कि स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाने, उसका कोई तीसरा गुणनखंड नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका तो तीसरा गुणनखंड निकल रहा है क्या, 13 × 7 कितना, 91 91। तो ये क्या है, भाज्य संख्या। तो ये जोड़ा तो नहीं बैठेगा ना। चलो देखते हैं, इतने ही है शायद, और एक आधे हो तो आप बता दें। ठीक, ये अपना क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3, है ना। इसके अलावा तो और कुछ मेरे को लग नहीं रहा है। भाज्य संख्या देखो 23 है, हाँ देखो 23, लेकिन जब आप 23 को उल्टा करते हो तो क्या आता है, 32, जो कि क्या है, भाज्य संख्या है ना। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग लिखिए। ठीक है भाई, 20 से छोटी, है ना, भाज्य और अभाज्य संख्याओं को अलग अलग करना। तो सबसे पहले अपन लिख देते हैं भाई भाज्य संख्याएं, 20 से छोटी भाज्य संख्या। तो 20 से छोटी, सबसे छोटी भाज्य संख्या
2 नहीं है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी है? 4 है। फिर 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। 2 सबसे छोटी अभाज्य, फिर 3 अभाज्य, 4 सबसे छोटी भाज्य, 4 के बाद में 6, फिर 8, 8 के बाद में 10, 12, 14, 16, भूल रहे हैं अपन कुछ, 15 भी आएगा, 9 भी आएगा, 6, 7 नहीं आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, फिर 10 आएगा, 11 नहीं आएगा, 12 आएगा, 13 नहीं आएगा, 14, 15, फिर 16 आएगा, 17 नहीं आएगा, 18, 19 नहीं आएगा, और 20 नहीं लिख सकते क्योंकि हमें क्या बतानी है? 20 से छोटी बतानी है। हालांकि 20 भी क्या है? भाज्य संख्या है। अब बता दो अभाज्य संख्या। तो इनके अलावा जो बच गई वो सब क्या हो गई? अभाज्य। इनके अलावा क्या होगी? अभाज्य। तो 2 सबसे छोटी अभाज्य, 2 के बाद में 3, फिर 5, 7 के बाद में 11, 13, 17 और 19। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाता है? कंप्लीट। आगे देखो, 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? 7 है। क्योंकि 10 भाज्य है, 9 भी भाज्य है, 8 भी भाज्य है, 7 क्या है? 7 1 और 10 के बीच में क्या है? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। क्योंकि फिर 7 के बाद में क्या आती है? 11 तो 7 से बड़ा है, 10 से बड़ा है, सॉरी, है ना। तो क्या हो गया? इसका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित को 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें संख्याएं दे रखी है क्या? पहला क्या दे रखा है? 23। अब इनको हमें 2 ऐसी अभाज्य संख्याओं में तोड़ना है, 2 ऐसी अभाज्य संख्याओं में लिखना है जिनको जोड़ने पर हमारे पास क्या आ जाए? अच्छा, गलत कर दिया क्या? 44 है। चलो भाई, तो इस 44 को हमें ऐसी 2 अभाज्य संख्याओं में लिखना है जिनको जोड़ने पर हमारे पास क्या आ जाए? जिनका योग करने पर 44 आ जाए। तो ऐसी अभाज्य संख्या, और वो दोनों ही अभाज्य होनी चाहिए। वो दोनों ही क्या होनी चाहिए? अभाज्य। तो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो देखो कैसे जोड़ेंगे? 20, 19, देखो 19 एक क्या है? अभाज्य संख्या। 19 में कितना जोड़े कि 44 आ जाए? तो 22 में 22 जोड़ते हैं तब 44, फिर 19 में आप जोड़ते हो कितना? 19 में आप जोड़ते हो 15 एक क्या है? भाज्य संख्या है। अभाज्य नहीं है तो ये 19 वाला तो कट हो गया, ये क्या हो गया? कट। तो इसके अलावा 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 और ये लो 1 और 43, लेकिन 1 न तो भाज्य और न ही अभाज्य। खुशी यहीं पे क्या हो गई? चकनाचूर। 1 न तो भाज्य और न ही अभाज्य। फिर 2 अभाज्य है, लेकिन 2 के साथ लिखना क्या पड़ेगा? 42। ये क्या है? ये भाज्य संख्या है। भाज्य अभाज्य में करना है ना। 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में, अच्छा, विषम भी होनी चाहिए और भाज्य भी होनी चाहिए, सॉरी, विषम भी होनी चाहिए और अभाज्य भी होनी चाहिए। तो विषम संख्या, तो 2 को लिखने की जरूरत नहीं है। 3 विषम संख्या भी है, और 3 के साथ में 41, ये क्या है? ये भी विषम संख्या है ना। 3 विषम संख्या है, अभाज्य भी है, 41 विषम संख्या भी है और अभाज्य भी है। तो ये तो हो गया, है ना। तो शुरू से चलते हैं तो थोड़ा आसान होता है। बीच में से यदि कहीं हाथ पांव मारते ना तो यहाँ तक पता नहीं पहुंचते या नहीं पहुंचते, गड़बड़ हो जाती। आइए देखो, हमें क्या संख्या बोला था कि इस संख्या के ऐसे टुकड़े करने हैं जो जो विषम संख्या भी हो और अभाज्य संख्या भी हो, और उनको जोड़ने पर वापस 44 भी आता हो। अब की बार दूसरा पार्ट क्या है? 36। तो शुरू से शुरू करते हैं। देखो 2, लेकिन 2 तो सम संख्या है, अभाज्य है लेकिन सम है, हमें तो विषम लेना है। तो देखो 3 और 3 में क्या जोड़े? 33, तब कितना आता है? 36। लेकिन ये क्या है? ये हमारी है भाज्य संख्या है। ये क्या है? भाज्य, क्योंकि 11 का भाग जाता है इसमें। 11 3 33, या 3 11 33,
ऐसा कुछ। तो 33 तो नहीं, ये मतलब ये जोड़ा तो क्या हो गया, डिलीट। 3 के बाद में विषम संख्या 5, 5 में क्या जोड़े 31, ये लो आंसर खत्म, है ना। 5 एक विषम संख्या है और अभाज्य संख्या भी है। 31 एक विषम संख्या भी है और एक अभाज्य संख्या भी है। आइए भाई सी में अपन करते हैं कि 24 तो 24 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है, ऐसी दो संख्याओं के रूप में व्यक्त करना है जिनको जोड़ने पर क्या आ जाए 24, और वे दोनों संख्याएं सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो हम स्टार्ट करते हैं 3 से, 3 प्लस 21, लेकिन ये 21 क्या है, भाज्य है, तो ये तो क्या हो गया डिलीट। फिर 5 और 19, ये लो भैया, ये हो गया अपना काम, क्योंकि 19 और 5 कितना हो जाएगा 24। 5 भी एक अभाज्य भी है और विषम भी है, 19 अभाज्य भी और विषम भी है। अगला देखो डी, अगला डी देखते हैं तो हमारे पास आता है 18, 18 3H, है ना। तो देखो हम 3 से शुरू करते हैं तो 15 और 3 18 होता है, लेकिन 15 क्या है, भाज्य संख्या है। उसके बाद में 5 और 13, देखो 5 और 13, वाह 3 का आंसर 5 के साथ सेट हुआ है ना। 5 और 13 कितना होता है 18, 5 विषम भी और अभाज्य भी है, 13 विषम भी और अभाज्य भी है। इस प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो गया, कंप्लीट। आगे हमारे पास 7, 8, 9, 10, 11, 12 6 क्वेश्चन और बचते हैं। तो अगर अपन इसी में ले लेंगे तो हमारा लेक्चर, हमारा जो क्लास है वो बड़ी हो जाएगी हमारी क्लास। और इसलिए अच्छा अपन क्या करते हैं 6 क्वेश्चन इसमें करते हैं। आपके लिए टास्क क्या है, आपको क्या करना है, आपको ये आगे के 6 क्वेश्चन करने हैं, है ना। आपको कोशिश करनी है कौन से क्वेश्चन आते हैं वो फिर अपन अगले वीडियो में कर ही लेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।